BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। और आज हमारा डे 5 है और आज का हमारा टॉपिक है टैक्स। टैक्स दो टाइप का होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डे 5 हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर एवरी ईयर। टैक्स पेयर को हम लोग क्या करते हैं, एसएससी भी करते हैं, ठीक है। तो क्या हर साल एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या हो सकता है? तो पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी के बारे में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, the residential status of an SSC is crucial for determining their tax liability। जब भी हम किसी इंडिविजुअल का, किसी टैक्स पेयर का जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो पता होना चाहिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस आपका दो टाइप का होता है, एक होता है रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेसिडेंट। तो पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि वो जो इंडिविजुअल या टैक्स पेयर है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो देखो चलो, रेसिडेंट की पहचान कैसे करते हैं? तो दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो तो कहेंगे कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो क्या क्या कंडीशन है? तो एक कंडीशन है कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जिसको हम लोग इनकम ईयर भी कहते हैं। ये जस्ट लाइक क्या होता है, प्रीवियस ईयर। और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस ईयर में हमको टैक्स फाइल करना होता है, टैक्स पे करना होता है। जैसे मान लो, ले लो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये अगर प्रीवियस ईयर है तो इस ईयर में जो भी इनकम होगा उसका टैक्स हम लोग करेंट ईयर में देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 24-25 में। यह हमारा हो गया असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। तो जब कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो या उससे अधिक रहा हो, या पिछले साल वो 60 दिन रहा हो और पिछले 4 साल में मिलाकर 365 दिन रहा हो, ये दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो माना जाएगा कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल क्या है, रेसिडेंट है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब कोई पर्सन पिछले साल 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, या पिछले साल 60 दिन रहा हो और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन रहा हो, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होता है तो वह इंडिविजुअल क्या है, रेसिडेंट है। फिर से बोल दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या है रेसिडेंट की पहचान कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि जब भी कोई पर्सन पिछले साल इंडिया में 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, या पिछले साल 60 दिन रहा हो और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक रहा हो, इन दोनों में से कोई एक भी शर्त, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो वो पर्सन क्या है, रेसिडेंट है। और अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो सीधा सीधी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो पिछले साल 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, या पिछले साल वो 60 दिन रहा हो और पिछले 4 साल, यानी कि प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर टोटल 4 साल में मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक रहा हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो वो इंडिविजुअल, वो पर्सन रेसिडेंट है। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ओके, अब हम जब पहचान कर लेते हैं कि वो रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ऑर्डिनरली रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एक आपका हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट।
अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो और अगर हम रेसिडेंट की पहचान कर लिए तो फिर हमको क्या पहचान करना है? पहचान करना है कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या वो नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो कैसे पहचान करेंगे? तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन आपका दो है। दो कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है कि वो पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहा हो, और पिछले या 7 साल में मिलाकर या पिछले 7 सालों में मिलाकर टोटल 730 दिन या उससे अधिक रहा हो। ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है तब वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। और दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो, या एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाता है। तो रेसिडेंट की पहचान कर लिए। रेसिडेंट की जब पहचान कर लेंगे कि अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तब हम क्या पहचान करेंगे? ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली रेसिडेंट की पहचान कैसे करेंगे? तो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स वो इंडिया में रहा हो, और पिछले 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक रहा हो। दोनों शर्त अगर पूरा होता है तो वह ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, और दोनों में से कोई भी शर्त पूरा नहीं होता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो फिर से एक बार इसको हम फिर से बोल दे रहे हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट की पहचान कैसे करते हैं? तो पिछले साल वो 182 दिन रहा हो, या पिछले साल 60 दिन रहा हो, और पिछले 4 सालों में टोटल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक रहा हो। दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरा कर लेगा तो रेसिडेंट होगा, और अगर दोनों में से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट होगा। और अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो फिर हम क्या पहचान करेंगे कि वो ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली की पहचान कैसे करते हैं? तो पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहा हो, या पिछले 7 सालों में मिलाकर 730 दिन रहा हो। ये दोनों शर्त अगर फुलफिल करता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और दोनों में से एक शर्त पूरा करता है, एक शर्त पूरा नहीं कर रहा है, या दोनों शर्त पूरा नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यही सब है। इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे एक बार। अब यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो अगर कोई इंडिविजुअल, या कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगेगा उसका, चाहे वो इंडिया में कमाया हो या इंडिया के बाहर हो। अगर वह इंडिविजुअल रेसिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा इनकम जो इंडिया में रिसीव्ड हो या इंडिया में कमाया गया हो, भले ही उसका सोर्स आउटसाइड क्यों ना हो, वो भी टैक्सेबल होगा। और नॉन रेसिडेंट में क्या है कि वही इनकम पे टैक्स लगेगा जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ हो और इंडिया में कमाया गया हो। तो ये था आपका टैक्स इम्प्लीकेशन रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे। अब हमारा इसका आंसर दे दो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर एवरी ईयर क्या है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? जरूरी थोड़ी कि पिछले साल वो 182 दिन रहा तो इस साल भी 182 दिन रहा हो, चेंज हो सकता है। यानी कि आंसर क्या होगा? ए होगा, कैन चेंज। अगर अब्रॉड चला गया, विदेश चला गया, तो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या होगा? चेंज होगा। तो कैन चेंज इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे होता है? तो इसके लिए एक थ्योरी देख लेते हैं, ये वाला डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ए टैक्स डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम एंड और वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, टैक्स लेविड का मतलब क्या होता है? टैक्स लेविड का मतलब जिसको टैक्स पे करना है, और एक होता है टैक्स इम्पोज्ड, जिस पर टैक्स लगाया गया। तो जीएसटी में बेसिकली क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसमें जो जीएसटी इम्पोज किया जाता है, किस पे लगाया जाता है? आपका सप्लायर पे, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सप्लायर करता है। और लेविड किस पे होगा? कंज्यूमर पे। तो आपका बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जो
उस पर्सन के इनकम पे लगाया जाता है जिस पर्सन का इनकम है। लेविड मतलब कि उसी को पे करना है। बर्डन टैक्स का उसी पर्सन पे है जिस पर्सन के इनकम पे टैक्स लग रहा है। बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स इम्पोज किस पे होगा, जैसे जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स इम्पोज किस पे होगा, जो गुड्स एंड सर्विस का सप्लायर है, और लेवी किस पे होगा, कंज्यूमर पे होगा। यानी कि इसमें टैक्स का बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर के पास ना होकर किसके पास होगा, सप्लायर के पास, क्योंकि टैक्स कलेक्ट कौन करता है, जीएसटी के केस में सप्लायर कलेक्ट करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि टैक्स लेवी होगा किस पे, उस पर्सन पे होगा जिस पर्सन के इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ले लो जीएसटी। जीएसटी क्या है आपका, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो यहाँ पे एक नोट है, उसको पढ़ोगे ध्यान से। इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसे कि मेरे इनकम पे अगर टैक्स लग रहा है, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मेरे इनकम पे लगा है ना, तो हम ही को टैक्स देना है। हम अपना टैक्स बर्डन किसी और दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कंज्यूमर खुद नहीं टैक्स भरता है, वो किसको शिफ्ट कर देता है, जिस पे इम्पोज किया गया है, जिस पे यानी कि सप्लायर पे। तो यहाँ पे आंसर मिल गया। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स किस पे होगा, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। तो जिस पर्सन के का इनकम होगा, जिस पर्सन के इनकम पे लगाया है, उसी पर्सन को टैक्स पे करना है, यानी टैक्स पेयर हिमसेल्फ बियर्स। ठीक है। पुट इट ऑन समवन एल्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब पार्शियली सेल्फ कैरिड, ये तो आपका यूज होता ही नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। थर्ड नंबर है द फॉर्म ITR-1 इज ए फॉर्म फॉर यूज। ITR फॉर्म जो होता है ये इनकम टैक्स रिटर्न भरने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर सिंपल है, इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन थोड़ा सा ITR फॉर्म के बारे में थोड़ा थ्योरी देख लो। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फॉर्म वो इंडिविजुअल या एंटिटी यानी बिजनेस के द्वारा यूज होता है जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। किसके पास फाइल करते हैं, इनकम डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स रिटर्न जो फॉर्म है यानी ITR फॉर्म कई टाइप का होता है, जैसे ITR-1 जिसको सहज भी कहते हैं, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, 6, 7। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लोगे। जैसे ITR-1 में क्या है, इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसका इनकम 50 लाख तक का होगा उसको ITR-1 भरने होते हैं। और अगर उस व्यक्ति का इनकम सैलरी या पेंशन से आ रहा है या उसका केवल और केवल एक हाउस प्रॉपर्टी हो, एक से अधिक नहीं, और अदर सोर्सेज हो, तो ये 3 कैटेगरी इनकम सोर्स है उसका। और मैक्सिमम इनकम 50 लाख है, उससे अधिक नहीं हो सकता, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तब वो पर्सन आपका कौन सा फॉर्म भरेगा, ITR-1। जैसे देखो राम नाम का एक पर्सन है, इसका एनुअल इनकम मान लो है 49 लाख, और इसका सोर्स क्या क्या है, तो एक सोर्स है सैलरी, एक सोर्स क्या है हाउस प्रॉपर्टी, और एक सोर्स क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तब इस इंडिविजुअल को कौन सा फॉर्म भरना होगा, ITR-1। इसी तरह का देखो यहाँ पे लिखा है इनकम सोर्सेज। और अगर उस व्यक्ति का कैपिटल गेन हो, बिजनेस इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, तो वो इस फॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, तब उसको ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसी तरह ITR-2 पढ़ लोगे, ITR-3 पढ़ लोगे, बस थ्योरी पेपर है, पढ़ोगे समझ में आएगा। ITR-4, ITR-5 सब वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ITR-6, ITR-7। अब हम लोग आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम को 5 हेड में बांटा गया है। जैसे एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक होता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। PGBP मतलब प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल गेन, और फिफ्थ होता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 इनकम का हेड है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करते हैं, तो एक फॉर्मेट अगर ध्यान में रखोगे तो पिछला क्वेश्चन जो है अभी जस्ट वाला,
वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर लिख देंगे। कॉलम क्या हो जाएगा तुम्हारा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो बड़ा हो, विच एवर इज ग्रेटर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इसका अमाउंट यहाँ दे देंगे। सेकेंड है एक्चुअल रेंट लेते हैं। एक्चुअल रेंट में जितना आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो बड़ा अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, विच एवर इज हायर या ग्रेटर, इन दोनों में जो बड़ा हो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, और अनरियलाइज रेंट हो उसको भी रूल 4 के अकॉर्डिंग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू आ गया तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग दो चीज़ का मेन रूप से डिडक्ट करते हैं, एक 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और एक करते हैं अगर आपने लोन लिया है वो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों को हम लोग एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मेट है, आप लोग पढ़े होंगे बीकॉम पार्ट 3 में, इसी फॉर्मेट से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो सॉल्व करो। सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले क्या चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। तो देखो आंसर में एक्सपेक्टेड रेंट, फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड, ये सबसे पहला। तो ऑप्शन में देख लो पहले, अगर टाइम बचाना चाहो तो ऑप्शन में देख लो कि सी पहले नंबर पे कहाँ है, तो एक ही दिख रहा है ये वाला, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मार दो, आपका करेक्ट आंसर। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअल रेंट लेंगे। तो सीरियल नंबर से एक ही दिया है, सी पहले नंबर पे, बाकी में तो सी है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 5 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज जनरली चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो अभी हम बताए कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम के 5 हेड है। जो भी इनकम आपका ना इसमें हो, ना हाउस प्रॉपर्टी में हो, ना प्रॉफिट गेन और बिजनेस और प्रोफेशन में हो, ना कैपिटल गेन में हो, किस में हो जाएगा, अदर सोर्सेज में। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी तो पता है सैलरी लेते हैं, या सैलरी से रिलेटेड जो भी हो, सैलरी, अलावेंसेज, पेंशन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है कि जब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट पे लगा रहे हो। पीजीपीपी क्या है, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है उससे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पे जो गेन होता है उसको हम लेते हैं। और जो भी इनकम ये ऊपर के चारों हेड में ना आए वो किस में आता है, अदर सोर्सेज में आता है। तो देखो इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, इस सब लेटिंग क्या होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और फिर आप किसी को रेंट पे दे दिए, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, किस में आ जाएगा, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ये डायरेक्टर फी भी ये ना तो सैलरी में आएगा, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना पीजीबीपी में, ना कैपिटल गेन में, ये भी किस में आ जाएगा, अदर सोर्सेज में। ग्राउंड रेंट भी किस में आएगा, अदर सोर्सेज में। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में जो होता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंडिया के बाहर आपका 5,000 से अधिक तक लेते हैं, तो ये भी आपका अदर सोर्सेज में आ जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन भी अदर सोर्सेज में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये कैपिटल गेन में आ जाएगा आई थिंक। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आएगा, ए से लेकर ई तक, ए बी सी डी और ई।
आंसर डी हो जाएगा बच्चों। तो ये था आपका 5 नंबर ABCDE। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो रेकरिंग नेचर का हो, बार बार होने वाला जो रिसिप्ट हो। तो देखो यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, शेयर सेल करना, ये आपका क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कभी कभी होने वाला ये काम है, कभी कभी रिसिप्ट होता है नॉन रेकरिंग नेचर का। लोन रिकवरी भी क्या है? ये भी कैपिटल रिसिप्ट हो गया। पब्लिक से उधार लेना, ये भी कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लोन रिसिप्ट करना नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, लेकिन जीएसटी कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, वो तो रेगुलर इंटरवल पे होता है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। टैक्स कलेक्ट जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, तो आंसर क्या होगा? सी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। 8 नंबर है, ये तो फुल्ली थ्योरी है, तो याद रखने वाला चीज़ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी was introduced in India as per 101 Constitutional Amendment Act। इसको याद रखो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 101, आंसर ए। 9 नंबर है, आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 है जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि जीएसटी जो है वो किस पे लेवी होता है? कंज्यूमर पे। कंज्यूमर क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन हो गया प्रोडक्ट का, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड है आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, बिल्कुल सही। आई जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी 3 तरह के, CGST यानी सेंट्रल जीएसटी, SGST यानी स्टेट जीएसटी, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा गुड्स एंड सर्विस का तो IGST लगेगा। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस पर आपका CGST और SGST लगता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। आपको स्टेटमेंट बताना है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन टैक्स, बिल्कुल सही, डेस्टिनेशन तो होगा ही। उसके बाद तुम्हारा क्या है? इट बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट। इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर, ट्रू। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फॉल्स। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे जैसे सेल ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, जीएसटी का रेट अधिक होगा, नहीं, ये यहाँ पे जीएसटी फिक्स होता है। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट पे आपका 9% जीएसटी लग रहा है, तो तुम 1 लाख का सेल करो उतना ही जीएसटी, 2 लाख का सेल करो उतना ही जीएसटी। जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स होता है तो क्या होता है? जैसे सप्लाई अधिक हो रहा है टैक्स का रेट भी अधिक होता है, लेकिन यहाँ जीएसटी में ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। जीएसटी एक तरह का अम्ब्रेला टैक्स है, बिल्कुल सही। अम्ब्रेला तो जानते हो ना, छाता बना दो मान लो इस तरह से। पहले क्या था कि जीएसटी के आने से पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे, CST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, बहुत तरह के टैक्स होते थे। तो अब क्या किया? सारे टैक्स को एक ही जगह पे फिट कर दिया गया, सारे टैक्स को मिलाकर एक कॉमन टैक्स बना दिया गया जो पूरे इंडिया में सेम रूप से लागू होता है, सेम नियम से लागू होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीएसटी को अम्ब्रेला टैक्स। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो ट्रू कौन कौन हो गया? A, C और E, आंसर डी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर टैक्स बेस्ड। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। तो चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।